हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग भारतीय समुद्र पर पुर्तगाली नियंत्रण और इसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि सिविल सर्विसेज परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पोर्तुगीज कॉलोनियल इंटरप्राइजेस। उसके अंतर्गत भारतीय समुद्र पर पुर्तगाली नियंत्रण और इसके प्रभाव से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इस विषय को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो भारतीय समुद्र पर पुर्तगाली नियंत्रण हुआ उसकी पृष्ठभूमि में जो कारण अंतर्निहित थे उस पर हम लोग एक नज़र डालते हैं कि किन परिस्थितियों में पुर्तगालियों का भारतीय समुद्र पर, हिंद महासागरीय क्षेत्र पर और अरब सागर पर नियंत्रण स्थापित हुआ। आइए इसे देखें। तो दोस्तों, 14वीं-15वीं सदी में यूरोप में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। सबसे पहला कि यूरोप में वणिकवाद या वाणिज्यवाद का उदय और विकास हुआ। इस तथ्य से आप परिचित हैं। इस वणिकवादी विचारधारा के अंतर्गत मान्यता यह विकसित हुई कि यूरोपीय राष्ट्रों की समृद्धि उनके विकसित व्यापारिक गतिविधियों पर आधारित है। इसके अंतर्गत अन्य देशों से व्यापार करके वहां से सोना चांदी अपने देश में लाकर उसे समृद्ध बनाने की होड़ यूरोपीय राष्ट्रों में प्रारंभ हुई। इसी बीच वर्ष 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बेंजेंटाइन भी कहा जाता था, उसकी राजधानी कस्तूनतुनिया थी, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इस पर तुर्की के उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो गया और धीरे धीरे इस उस्मानिया साम्राज्य का निकटवर्ती यूरोपीय, एशियाई और अफ्रीकी देशों पर उसका विस्तार हो गया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का तुर्की होकर के, जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ स्थलीय मार्ग से होने वाले समृद्ध व्यापार पर प्रतिबंध लग गया और इसके बाद यूरोपीय राष्ट्रों में दक्षिण पूर्व एशिया से निर्यातित वस्तुओं की जो मांग थी, विशेष करके मसालों की मांग काफ़ी अधिक थी। अतः इस परिस्थिति में समुद्री मार्गों से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए संभावनाओं की खोज शुरू हुई। तो ये 3 प्रमुख घटनाक्रम हैं। आइए आगे देखते हैं। अब वैकल्पिक समुद्री मार्गों की खोज के क्रम में पुर्तगाली नाविक या व्यापारी वास्को डी गामा था। अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तमासा अंतरिप, जिसको केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, तो उस उत्तमासा अंतरिप पहुंचा और अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे होते हुए 20 मई 1498 में दक्षिण भारत के कालीकट पहुंच गया। यहाँ गुजराती व्यापारी था एक अब्दुल मजीद। इसकी सहायता से उसने वहाँ के शासक जमोरिन से व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया और जब वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल लौटा तो भारत से जो माल वह लेकर के गया था उसको बेच करके उसने काफी मुनाफा कमाया और इस प्रकार अन्य व्यापारी भी, पुर्तगाल के अन्य व्यापारी और साथ ही साथ अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के व्यापारी भी भारत की तरफ आकर्षित हुए। तो यह जो घटना थी, वास्को डी गामा का समुद्री मार्ग से भारत की ओर आना, भारत आना
और यहाँ से व्यापारिक माल ले जा करके उसे पुर्तगाल और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में बेचना, यह एक क्रांतिकारी घटना साबित हुई, क्योंकि भारत एवं अन्य एशियाई देशों के साथ समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज हो गई और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के व्यापारी भी इस मार्ग का अनुसरण करते हुए व्यापार के लिए आने लगे। आगे बढ़ें। अब इसे हम लोग मानचित्र पर देख लें। ये तुर्की है और ये पुर्तगाल है, और इस मार्ग का अनुसरण करते हुए वास्को डी गामा पहले दक्षिण अफ्रीका के उत्तमासा अंतरीप पहुंचा और यहाँ से अफ्रीकी महादेश के जो पूर्वी तट है इसके सहारे होते हुए वह भारत आया। और तुर्की साम्राज्य का जब अधिकार हो गया, पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था वेंजेंटाइन, तो स्थलीय मार्ग से यूरोपीय राष्ट्रों का जो एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार होते थे उस पर प्रतिबंध लग गया। आगे बढ़ें। अब आरंभ में पुर्तगाल एवं स्पेन के व्यापारियों ने ही वैकल्पिक समुद्री मार्गों की खोज में दिलचस्पी दिखाई थी। इसके 3 महत्वपूर्ण कारण थे। उन कारणों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला कि समृद्ध एशियाई व्यापार में शामिल होकर के काफी मुनाफा कमाना। दूसरा, अपने अन्य यूरोपीय व्यापारियों को समृद्ध पूर्वी व्यापार से निष्कासित करना। और तीसरा कि एशिया एवं अफ्रीका के निवासियों, जिन्हें वे काफिर कहते थे, इनको ईसाई बना करके तुर्कों एवं अरबों की बढ़ती शक्ति को संतुलित करना। तो इन 3 प्रमुख उद्देश्यों से प्रेरित होकर के प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारी वैकल्पिक समुद्री मार्गों की खोज के लिए अग्रसर हुए। आगे बढ़े। अब एशिया के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने अरब व्यापारियों से लड़ाइयाँ लड़ी एवं उन्हें व्यापार से अलग करने का प्रयास किया। इस क्रम में उन्होंने हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा, 1511 ईस्वी में मलक्का, 1515 ईस्वी में होरमुज, 1534 ईस्वी में बसीन, 1537 ईस्वी में दीव आदि पर अधिकार कर लिया। गोवा में अल्बुकर्क ने एक नौसैनिक अड्डा बनाया। मलक्का, गोवा तथा सोकोत्रा में नियंत्रण केंद्र स्थापित किया। गोवा का जो प्रशासनिक केंद्र था पुर्तगालियों का, उसके नियंत्रण क्षेत्र में भारत के पुर्तगाली क्षेत्रों के साथ साथ फारस की खाड़ी के क्षेत्र में जो पुर्तगाली बस्तियां स्थापित थी वे भी आती थीं। मोजाम्बिक की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके अंतर्गत अफ्रीका के पुर्तगाली उपनिवेश आते थे। भारत का जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, वह 1505 ईस्वी में आया था और 1509 तक गवर्नर रहा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया, जो एक नौसैनिक रणनीति थी जिसके अंतर्गत हिंद महासागर एवं अरब सागर के समुद्री व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित कर पुर्तगाल को एकमात्र व्यापारिक शक्ति बनाना था। इसी प्रकार पुर्तगालियों ने कार्ट्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था को लागू किया। इसके अंतर्गत हिंद महासागर से गुजरने वाले गैर पुर्तगाली जहाज़ों को धन दे करके आज्ञापत्र लेनी पड़ती थी, अन्यथा उनकी जहाज़ों को लूट लिया जाता था अथवा डुबो दिया जाता था। चूंकि इस काल में पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति का कोई जवाब नहीं था, इसलिए हिंद महासागर में उनका वर्चस्व स्थापित हो गया पुर्तगालियों का। आगे बढ़ें। अब हिंद महासागर पर पुर्तगालियों के इस नियंत्रण के कारण इसके कई राजनीतिक और आर्थिक परिणाम सामने आए। सबसे पहले हम लोग राजनीतिक परिणाम पर चर्चा करें तो समुद्री क्षेत्र में पुर्तगालियों के समान कोई भारतीय शक्ति नहीं थी। उस समय
अतः सामुद्रिक गतिविधियों की महत्ता के कारण भारतीय नवाब राजा पुर्तगालियों के मोहताज थे तथा अपने व्यापारिक एवं अन्य जहाज़ों की सुरक्षा के लिए पुर्तगालियों से आज्ञा पत्र भी ये प्राप्त करते थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पुर्तगालियों ने भारतीय शासकों को पारस्परिक संघर्षों में सहायता देने की पद्धति अपनाई। उन्होंने गुजरात के बहादुर शाह को सहायता दी। बाद में उनका संघर्ष मराठों से भी हुआ। इस प्रकार अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों को भारत में राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने का मार्ग पुर्तगालियों ने ही दिखाया था। आगे बढ़ें। एक महत्वपूर्ण तथ्य आप यहाँ जान लें कि यद्यपि पुर्तगाली अपना साम्राज्य स्थापित करने में विफल रहे, परंतु तुर्कों एवं अरबों को समुद्री युद्ध में हरा करके यूरोपीय साम्राज्य की पृष्ठभूमि पुर्तगालियों ने अवश्य तैयार कर दी, जो बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अधिकार हो गया। भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेश बन गया। इसके अतिरिक्त पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय शक्ति थे जिसने अपनी सेना में भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण दिया तथा विभिन्न राज्यों को एक दूसरे के विरुद्ध प्रशिक्षित सेना उपलब्ध करवाकर राजनीतिक शक्ति संतुलन को बिगाड़ दिया। और इसी का अनुसरण अन्य यूरोपीय शक्तियों ने भी आगे आने वाले समय में किया था। इस तथ्य से आप परिचित हैं। आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय समुद्र पर जो पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित हुआ, इसके कुछ आर्थिक परिणाम भी सामने आए। जैसे पुर्तगाली प्रथम ऐसे व्यापारिक समूह थे जिन्होंने एकाधिकार व्यापार की मांग की। राजाओं पर दबाव डाला गया कि गैर पुर्तगालियों को उनके बंदरगाहों से व्यापार करने से रोका जाए। समुद्री व्यापार में संलग्न सभी भारतीय व्यापारियों एवं शासकों को पुर्तगालियों से आज्ञा पत्र लेना पड़ता था, जिसमें यह अंकित होता था कि काली मिर्च, अदरक, घोड़े, जहाज में प्रयुक्त होने वाले नारियल की रस्सी, गंधक, सीसा, सोरा, दालचीनी, ये जो कुछ माल थे व्यापारिक माल, वे अपने जहाज़ों में नहीं ला देंगे, अर्थात इनका व्यापार सिर्फ पुर्तगाली करेंगे। इन जहाज़ों के मार्गों एवं गंतव्य स्थानों पर भी नियंत्रण लगाया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पुर्तगालियों के उपरोक्त एकाधिकार के प्रयत्नों के बावजूद भारतीय व्यापारी एवं शासक वर्ग व्यापार में संलग्न रहे। उदाहरण के लिए आप देखें कि एक अनुमान के अनुसार कालीकट से कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्रों में प्रति वर्ष लगभग 60,000 क्विंटल काली मिर्च उगाई जाती थी, जिसमें से मात्र 5,000 क्विंटल ही पुर्तगालियों के पास जाती थी। ऐसे में जो शेष व्यापार था, शेष काली मिर्च का व्यापार भारतीय एवं अरब व्यापारी ही करते थे। इसी प्रकार अनेक नवाबों ने आज्ञापत्र व्यवस्था का सदैव पालन नहीं किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि काली मिर्च एवं अन्य मसालों की मांग को देखते हुए उत्पादकों ने इनके उत्पादन में काफ़ी वृद्धि की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रति वर्ष 60,000 क्विंटल काली मिर्च उगाई जाती थी, तो इसके एवज में भारत को काफ़ी मात्रा में सोना चांदी भी पुर्तगालियों द्वारा प्रदान किया गया। यहाँ एक बात आप महत्वपूर्ण है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वणिकवादी विचारधारा के अंतर्गत अन्य देशों से व्यापार करके उस देश के सोना चांदी को अपने देश में लाने की प्रथा थी या मान्यता थी इस विचारधारा के अंतर्गत। लेकिन पुर्तगाल के जो उत्पाद थे वो भारत में उनकी मांग उतनी अधिक नहीं थी। तो ऐसे में भारतीय माल या मसाले जो पुर्तगाली खरीदते थे, उसके लिए वे सोना चांदी भारत में देते थे,
अर्थात पुर्तगाल का सोना चांदी भारत आता था। लेकिन चूंकि इस व्यापार में व्यापारियों को काफ़ी मुनाफा होता था, तो इसलिए वे सोना चांदी दे करके भी भारत के साथ व्यापार करते थे। तो इस परिस्थिति में भारत को काफ़ी मात्रा में सोना चांदी भी पुर्तगालियों के द्वारा प्रदान की गई। इस प्रकार भारत में व्यापारिक संपन्नता आई। आगे देखें, उपरोक्त के अतिरिक्त पुर्तगालियों ने भारत में टीन, अफीम, मूंगा, तांबा, पारा, सीसा, सिंदूर आदि वस्तुओं को भारत लाया। इसी प्रकार अनानास, पपीता, लाल मिर्च, शकरकंद, काजू और संभवतः मक्का से भी भारतीयों को पुर्तगालियों ने ही परिचित कराया। इन्होंने विभिन्न प्रकार के फूलों, फलों तथा जलयान निर्माण की आधुनिक तकनीकी, बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था, मानचित्रण कला आदि से भी भारतीयों का परिचय कराया। तो इस प्रकार भारतीय समुद्र पर पुर्तगाली नियंत्रण के राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में कई दूरगामी परिणाम सामने आए। मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करके अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप उनका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।